जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग। अच्छा, हम लोगों ने ब्लॉक 8 की फार्माकोलॉजी स्टार्ट की हुई थी कैटजंग से। हम लोग कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 45 हम लोग पढ़ रहे हैं, विच इज अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर अमाइनोग्लाइकोसाइड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया कि अमाइनोग्लाइकोसाइड में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं। जी टैंक्स के नाम से आपने याद रखना है, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, फिर आप लोगों ने याद रखना है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, ये 30 राइबोसोमल सिबिड के साथ बाइंड करती हैं, इनकी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग आती है। ठीक है, और बैक्टीरियाइडेड ड्रग्स हैं ये। ठीक हो गया। फिर मैंने आप लोगों को इसके थोड़े बहुत फार्माकोकाइनेटिक बताए थे कि आपने इसको सिंगल डोज में देना है, ऑरली नहीं देना, आईवी या फिर आईएम देना है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। फिर मैंने आपको एक्सट्रीशन बताई कि वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू हो रही होती है। अब हम बात करते हैं बच्चे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आ गई है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि इसने 30S राइबोसोमल सबयूनिट के साथ बाइंड करके बैक्टीरियासाइडल इनहिबिटर है ये प्रोटीन सिंथेसिस का। अच्छा, ये जो सेल के अंदर जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का ये सेल इनवेलप है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है, ये सेल इनवेलप है। तो ये जब अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है ना, तो पेनिट्रेशन के लिए जो है ना वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। यानी कि ये सिंपल जो ड्रग है ना, ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकती बैक्टीरिया के सेल के अंदर। इसको बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट वही होती है ना जिसमें आप लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में मूव कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। सो इसको ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये कोई इतनी खास बात नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखो कि ये 30S राइबोसोमल सबयूनिट के साथ बाइंड करके बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। किस तरह से इनहिबिट करता है ये मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था ना, उसमें मैंने चैप्टर 44 का फर्स्ट लेक्चर, तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया था कि हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अभी के लिए इतना याद रख लो कि ये इनिशिएशन कम्प्लेक्स को बनने से रोक रहे होते, वो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी ना। राइबोसोमल सबयूनिट थे, आरएनए था, ट्रांसफर आरएनए, वो सारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था, ये उसको बनने ही नहीं देता। ये मैसेंजर आरएनए की मिसरीडिंग करा देता है। जब मैसेंजर आरएनए की रीडिंग ही प्रॉपर्ली नहीं होगी तो आगे उससे अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन ही प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे। और इसके अलावा ये ट्रांसलोकेशन को, जो मैंने आप लोगों को ट्रांसपेप्टाइडेशन ट्रांसलोकेशन स्टेप्स पढ़ाए थे, ट्रांसलोकेशन को भी ये इनहिबिट कर रहा होता है, और इसकी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है बैक्टीरिया के ऊपर। बहुत दफ़ा ये मैं बात कर चुकी हूँ। ठीक है, सो आप लोगों ने एक और बात याद रखें, जब मैंने आप लोगों को सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था कि साइनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, कि हम दो दवाइयों को या दो ड्रग्स को मिला कर दे रहे होते हैं ताकि उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं ना कि 2+2 हमारे पास क्या होता है 4, सो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि 2+2 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, नहीं कि दो अगर मैं अलग अलग दवाई दूँ ना, कि अमाइनोग्लाइकोसाइड अलग दे रही हूँ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, तो उनका इफेक्ट अलग अलग जो है वो आएगा तो सही, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना अगर मैं इन दो दवाइयों को मिला कर देती हूँ तो इनका इफेक्ट आएगा। सो अमाइनोग्लाइकोसाइड को हम किसके साथ मिलाकर दे रहे होते हैं? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन के साथ मिलाकर इनको दे रहे होते हैं, इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। ठीक हो गया। अब ये कौन कौन से बैक्टीरिया के एंगेज्ड आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों? अगर आप लोगों को पूरी डिटेल याद नहीं भी होती, इतना आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है कि आप इनको ग्राम नेगेटिव एरोब्स में दे रहे हो। तो एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो कि ऑक्सीजन रिक्वायर करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का वर्ड था, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे भी अगेन ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया, तो आप लोगों ने ऑक्सीजन याद रखना है इसके लिए। ठीक है, एनारोब्स के खिलाफ इसकी एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमल होती है, या कह लें बिल्कुल नील होती है। ये सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ और ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ जो है ना वो एक्टिविटी शो करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस जो है ना वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना वो उसके खिलाफ किस तरह से रेजिस्टेंस एक्वायर करते हैं, इसको किस तरह से रेजिस्ट कर रहे होते हैं। वो कुछ ऐसे एंजाइम्स बना लेते हैं जिनको कहते हैं ग्रुप ट्रांसफरेजेस, जिसकी वजह से इस ड्रग का एक्शन उनके ऊपर नहीं हो पाता। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसकी जी टैंक्स में जो एस था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए था। स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर रेजिस्टेंस किस तरह आती है कि वो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट को ही चेंज कर देता है। 30S राइबोसोमल सबयूनिट के ऊपर उसने आके जहाँ पे बाइंड होना था ना वो उस जगह को ब्लॉक कर देगा या चेंज कर देगा, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देगा, तो ड्रग बाइंड ही नहीं हो पाएगी। ड्रग जो है ना वो उसका प्रोटीन सिंथेसिस को रोक ही नहीं पाएगी। फिर बच्चों इसके क्लिनिकल यूजेस आ जाते हैं। इतना आप लोगों को आइडिया हो गया कि इसको आपने ग्राम नेगेटिव एरोब्स के खिलाफ इस्तेमाल करना है। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे पास? जो जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है और अमीकासिन है। जी टैंक्स याद था ना, तो GT, जो पहली 3 ड्रग्स है जी टैंक्स में से, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, इसको आप दे रहे होते हैं इन्फेक्शन ऑफ ईकोलाई, ग्राम नेगेटिव है ना, ईकोलाई, एंट्रोबैक्टर, क्लेप्सिला, सेराटिया, प्रोटियस, प्रोविडेंशिया, स्यूडोमोनास, एच इन्फ्लुएंजी, मोराजेला, शिगीला, सारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ना तकरीबन उन्हीं में आप लोगों ने माइक्रो में भी पढ़ा होगा, इकोलाई पढ़ा होगा, साल्मोनेला पढ़ा होगा, शिगीला पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारे पढ़े थे वहाँ पे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को जब हम मिला कर देते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ, सेफ्लोस्पोरिन्स या पेनिसिलिन्स के साथ, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के साथ, तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ मिला के हम किन किन इन्फेक्शन में दे सकते हैं? स्यूडोमोनल इन्फेक्शन,
जो स्यूडोमोनास की वजह से हो रही हैं, लिस्टीरिया की वजह से हो रही हैं, या एंटेरोकोकाई की वजह से हो रही है, तो उनके अंदर साइनोजेस्टिक इफेक्ट आता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इतना पता हो कि इनको ग्राम नेगेटिव एरोब्स में दे रहे होते हैं, फिर 2-3 नाम आपको यहाँ से आते हैं तो इट्स इनफ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अलग अलग डिजीजेस बताती हूँ, कौन कौन सी डिजीजेस में आपने कौन कौन सी ड्रग्स देनी है। बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिन को आपने पेनिसिलिन के साथ मिलाकर जब देना है ना, ये पेनिसिलिन आपके पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपके पास एक अमाइनोग्लाइकोसाइड होगी। एंटेरोकोकल कार्डाइटिस के अंदर, प्लैग के अंदर, टॉलरीमिया के अंदर और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आप इसको दे रहे होते हो, ठीक है। नियोमाइसिन और कैनामाइसिन जो है ना, आप इसको आईवी रूट से नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, तो आप इसकी कोई टॉपिकल एप्लीकेशन ही हो सकती है या ऑरल यूज़ हो सकती है। इसको आप आईवी रूट से या पैरेंटल रूट से नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जो स्पेक्टिनोमाइसिन होता है इसको आपने आईएम देना होता है, और इसकी सिंगल डोज जो है ना वो गिनोरिया के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। सो गिनोरिया का ट्रीटमेंट मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एजिथ्रोमाइसिन में पढ़ाया था, और भी मैंने आप लोगों को जो है ना जगहों पे पढ़ाया था, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर स्पेक्टिनोमाइसिन भी उस लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना। एक लिस्ट बना लो गिनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए, कम्युनिटी क्वाइड निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए। मरसा का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मरसा के अगेंस्ट कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, उसकी मैं खुद भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बच्चों दरअसल बात यह है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं ना ज़िंदगी में, मैं हॉस्टल की रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, यहाँ पर मुझे काम करना होता है, अपना ब्लॉग भी होता है, अपनी हॉस्टल की रूटीन भी साथ साथ देखनी होती है, और इसके अलावा अपना भी पढ़ाई करनी होती है, आगे के भी मेरे कुछ इस तरह के करियर गोल्स हैं। उसके अलावा सेशन कंडक्ट कराने पे ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। मुझे इतना काम मैं तोड़ तोड़ के करी होती हूँ, मुझे सेशन में एक दिन में जो है ना वो मेरा इतना काम बढ़ जाता है मेरे लिए। लेकिन ये है कि वो चीज़ फिर आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होती है कि आप लोगों को जो लेक्चर मिलना था यहाँ पे 4 पार्ट्स के अंदर और वो 4 दिन में अपलोड होना था, आपको वो चीज़ 1 घंटे के अंदर मिल रही होती है। तो वो एक कंप्लीट पैकेज होता है। आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको एआई जनरेटेड चार्ट्स भी मिल रहे हैं, आपको लेक्चर की भी सारी समझ आ रही है, आप टेस्ट भी उसी वक्त अटैम्प्ट कर रहे हो, खुद को भी असेस कर रहे हो। तो वो ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर पाते। लेक्चर जब आपके पास यूट्यूब का होता है, आप डाउनलोड करके रख लेते हो, कहते मैं बाद में देख लूँगा, वो बात कभी नहीं आती। वो बात तब आती है जब ब्लॉग सर पे आ चुका होता है और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर आप कहते हो अगले ब्लॉग से टाइम से पढ़ूंगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि अगर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी आती नहीं है सेशन की कि हम अटेंड करें ना, आप लोगों के पास आती है तो बच्चों इसको अवेल करो। इट्स नॉट अबाउट मनी, ये है कि आपका पैसा जो है ना वो प्रॉपरली वसूल होता है, ठीक है। जिन लोगों ने लिए होते हैं आप अपने क्लास फेलो से पूछ लिया करो, उनसे रिव्यूज़ ले लिया करो, और उसके बाद अपनी पूरी तसल्ली करके। मैं तो इतना भी कहती हूँ कि अगर किसी बंदे ने फर्स्ट लेक्चर ऐसे ही अटेंड करना है बगैर पैसे दिए, तो वो बगैर पैसे दिए अटेंड कर ले, कोई मसला नहीं है। आपकी तसल्ली जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्लाजोमाइसिन और अमीकासिन जो है ना वो यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर आप लोग दे रहे होते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को एक इस चीज़ का पता होना चाहिए यहाँ से, और पीछे आप लोगों को ग्राम नेगेटिव एरोब्स का पता होना चाहिए। बस मेन बातें याद रखो, मेन बातें ही पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। टॉक्सिसिटी आ जाती है, उसके बाद मैं रिपीट करती हूँ क्या क्या पढ़ाया। टॉक्सिसिटी बच्चों इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग वाली बात आपको आनी चाहिए, मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए आप लोगों को, इसका थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ग्राम नेगेटिव एरोब्स वाली बात आनी चाहिए। और टॉक्सिसिटी इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एससीक्यू में आ जाता है इसकी टॉक्सिसिटी ना। अब इसकी टॉक्सिसिटी डिपेंड कर रही होती है कि इसकी क्रिटिकल प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि ड्रग के अंदर इसकी कंसंट्रेशन, ब्लड के अंदर इस ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे रीनल रूट से इसने एक्सक्रीट आउट होना है और किसी बंदे की किडनीज फेल है और आपने उस बंदे को ये ड्रग दे दिया, तो वो तो उसकी हाफ लाइफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो एक्सक्रीट ही नहीं हो रही रूट से, तो ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर वो ज़्यादा देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी की किडनीज ख़राब थे, आपने उसको ये ड्रग दे दी, लेकिन आपने कुछ ऐसे इंटरवेंशन किए कि वो ड्रग आपने रिमूव करा ली, तो फिर इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर टाइम भी बढ़ता जा रहा है, वो ड्रग की कंसंट्रेशन भी अच्छी खास है, तो फिर तो बहुत टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा इसका टॉक्सिक इफेक्ट जो है ना, 2 टॉक्सिक इफेक्ट, एक ऑटोटॉक्सिसिटी, एक नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए आप लोगों को, आपने इसको नो के निमोनिक से याद रखना है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब ये है बच्चों कि आपकी ये कानों को, आपके ईयर्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब ईयर्स का क्या क्या फंक्शन होता है, ईयर्स आपको बैलेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ईयर्स आपको हेयरिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो ऑडिटरी इंपेयरमेंट यानी कि आपका हेयरिंग लॉस करा सकती हैं ये ड्रग्स, और वेस्टिब्यूलर इंपेयरमेंट यानी कि आपका बैलेंस आउट कर सकते हैं, आपको वर्टाइगो, चक्कर वगैरह आते रहेंगे, ये चीज़ हो सकती है ना। ये हम लोग अभी ENT पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है अमाइनोग्लाइकोसाइड। सो ऑडिटरी इंपेयरमेंट की कौन कौन सी ड्रग्स हैं, अमीकासिन और कैनामाइसिन, और वेस्टिब्यूलर इंपेयरमेंट की हैं जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन। याद कैसे करोगे, GTV या GOTV करके याद करोगे, G जेंटा, T टोब्रा और V से आ जाएगा वेस्टिबुलर इंपेयरमेंट, और ऑडिटरी इंपेयरमेंट के लिए AKA लिखते हैं ना, AKA ऑल्सो नोन एज AKA, ठीक है। वो भी मैं पढ़ी थी, अपूर्वा और AKA द रेबल किड, इस सॉरी
तो एक का मतलब है ऑल्सो नोन एज, तो उससे मैंने भी बना लिया उसी वक्त ना कि अमीकासिन कैनामाइसिन ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है, और जीटीबी से क्या बनता है, जेंटामाइसिन टोब्रामाइसिन वेस्टिबुलर इम्पेयरमेंट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो भी ऑटोटॉक्सिक ही होती है। ऑटोटॉक्सिसिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, ये चीज़ याद नहीं भी होती तो ऑटोटॉक्सिसिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, ऑटोटॉक्सिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है अगर आप इस अमाइनोग्लाइकोसाइड को लूप डायोरेटिक्स अगेन एक और क्लास ऑफ ड्रग है। ठीक है, जो कि आपकी यूरिन फ्लो को ज़्यादा, यूरिन की अमाउंट को ज़्यादा करते हैं, यूरिन ज़्यादा करा रहा होता है आपको। सो लूप डायोरेटिक्स अगेन खुद भी बहुत ज़्यादा ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, तो एक ऑटोटॉक्सिक ड्रग को दूसरी ऑटोटॉक्सिक ड्रग के साथ नहीं दे सकते। ठीक है, और ये प्रेगनेंसी के अंदर ये ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं क्योंकि ये फीटस की जो हेयरिंग है और फीटस का जो ईयर वाला मैकेनिज्म है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो प्रेगनेंसी में आपने बिल्कुल भी ये ड्रग्स नहीं देनी होती। ठीक है, कोशिश करूंगी अगले लेक्चर में आप लोगों को प्रेगनेंसी सेफ और प्रेगनेंसी नॉन सेफ ड्रग पढ़ा दूँ। ये ना आ जाती होती है प्रेगनेंसी के अंदर, हाइपरटेंशन वाली भी ड्रग्स पढ़ोगे उसमें भी आ जाता होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना वो हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी सेफ है कौन सी नहीं है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मैंने दोबारा बताया कि नो के नाम से निमोनिक याद करना है, नेफ्रोटॉक्सिटी और टॉक्सिटी दो अच्छे से होनी चाहिए। रीनल टॉक्सिक होती हैं, एक्यूट टिब्यूलर निक्रोसिस करा सकती हैं, टिब्यूल्स को डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक हैं। आपसे सवाल भी पूछा जाएगा तो जेंटामाइसिन टोब्रामाइसिन तक ही वो रहेंगे। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर यही ड्रग्स ही हैं, लेकिन इफेक्ट्स होते हैं वो रिवर्स हो सकते हैं और ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स के अंदर ये इफेक्ट ज़्यादा आते हैं। फिर अगेन वही बात है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को आपने नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स से मिलाकर नहीं देना। कौन कौन सी ड्रग के साथ, एम्फोटेरिसिन भी एक एंटी फंगल ड्रग है, आगे जाके मैं तफसील में बताऊंगी। सेफ्लोस्पोरिन आप लोग पढ़ चुके हो, वैनकोमाइसिन आप लोग पढ़ चुके हो। ये तीनों ड्रग्स खुद भी नेफ्रोटॉक्सिक हैं और एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग दूसरी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग के साथ नहीं दी जा सकती क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे एक हमने ऑटोटॉक्सिक ड्रग को लूप डायरेटिक के साथ नहीं दिया था। ठीक हो गया। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड ये करा सकती है बच्चों, नर्व और मसल को डैमेज कर सकती है, आपके मसल्स को पैरालाइज करा सकती है हाई डोज के ऊपर। इवन आपका डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकती है, लेकिन उसके इफेक्ट रिवर्सिबल होते हैं अगर आप कैल्शियम और नियोस्टिग्मीन दे देंगे। इंशाल्लाह आप लोगों ने एएनएस पढ़ा हुआ होगा, आप लोगों को समझ आ रही होगी नियोस्टिग्मीन वगैरह क्या है। नहीं आ रही तो एक दफ़ा और पढ़ लो एएनएस। ठीक है, स्किन के अंदर ये रिएक्शन करा सकता है। ठीक है, हाँ जी, एलर्जिक स्किन रिएक्शन करा सकता है पेशेंट्स के अंदर, और जो हैंडलर्स होती हैं ड्रग के उनको इनके अंदर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है डर्मिस की, और नियोमाइसिन के बहुत ज़्यादा इफेक्ट आते हैं स्किन रिएक्शन के। ठीक है, सो अब इसमें से हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट्स आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, बल्कि पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बच्चों हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा है कि ये 30S राइबोसोमल सेग्मेंट के साथ बाइंड करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। बैक्टीरियासाइडल एक्शन होते हैं, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग कर रहा होता है, साथ में सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के दोगे तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आएंगे। एक्टिविटी होती है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरोब्स। अच्छे से याद रखना है कि नॉन एरोब्स के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, क्लिनिकल यूज़ हमारे पास क्या है कि वही बस आपने जो है ना वो कुछ थोड़े बहुत ऑर्गेनिजम्स याद रख लेने हैं, ये वाली बात याद रख लेनी है। यहाँ से आप लोगों ने स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन का इफेक्ट है, एंटेरोकोकल कार्डाइटिस, प्लैक टॉलरेमिया और टीबी में हम लोग दे रहे होते हैं। टॉक्सिसिटी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, स्किन रिएक्शन और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड आ जाती है। इसमें से ऑडिटरी इंपेयरमेंट की ड्रग्स कौन सी है, वेस्टिबुलर इंपेयरमेंट की। ऑटोटॉक्सिसिटी के लिए आप लोगों ने इनको लूप डायरेटिक्स के साथ बिल्कुल नहीं देना, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए आपने इनको एम्फोटेरिसिन भी, सेफ्लोस्पोरिन और वैनकोमाइसिन के साथ बिल्कुल नहीं देना। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड को आप रिवर्स कैसे करते हो, कैल्शियम और नियोस्टिग्मीन देके, और स्किन रिएक्शन भी ये करा सकता है। अब हाई यील्ड एमसीक्यू पॉइंट्स में आप लोगों को बता देती हूँ, एंड में फिर मैं आप लोगों को एआई जनरेटेड चार्ट से रिवीजन करा दूंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बच्चों यही आपसे पूछी जाएंगी बातें। ठीक है, ये सिनेरियो की फॉर्म में होंगी, मैं इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज़ भी कोशिश करती हूँ उसकी वीडियोस बना के भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और जिन बच्चों ने सेशन दिया था उनके साथ तो मैंने की थी। ठीक है, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, 30S राइबोसोमल सेग्मेंट के साथ बाइंड करता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग कराता है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी आते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि आपने सिंगल डोज देनी होती है, आईवी आईएम रूट से देनी होती है। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के साथ देते हो तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आते हैं। एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरोब होती है। टॉक्सिटी में ऑटोक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, स्किन रिएक्शन और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई है एंड वाली, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी, ये मैंने ना इंस्टा से देखी थी। मैं तो इंस्टा पे भी पढ़ने वाली रीलें देखती हूँ, अच्छी बच्ची हूँ मैं। ठीक है, तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। अच्छा, अमाइनोग्लाइकोसाइड में देखो यहाँ पे नो आ रहा है। ठीक है, NO नो आ रहा है, तो नो से आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है। नो स्मॉल डोजेस, इसमें आप स्मॉल डोज नहीं दे सकते, आपने वन बिग लार्ज डोज देनी होती है। नो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर सकता। नो टू एनारोब्स, सिर्फ एरोब्स के लिए इसकी एक्टिविटी होती है। नो इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हो। नो ऑरल रूट, सिर्फ आप पारेंटल रूट से ही इसको दे सकते हो, सिवाय ये कि बस जो नियोमाइसिन, कैनामाइसिन वगैरह इसको आपने टॉपिकल या ऑरल देना होता है क्योंकि ये आईवी आईएम रूट से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब मैं आप लोगों को आईवी जनरेटेड आईवी कह रही हूँ, एआई जनरेटेड चार्ट दिखाती हूँ, और फिर मैं इंशाल्लाह इसके सारे नोट्स वगैरह ग्रुप में शेयर कर दूँगी।